हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और ये सेकेंड ईयर का आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऐसा कि आप लोग को पता है अभी हम जितने मानसिक रोग है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मानसिक रोग है इसमें हम आपको सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया के क्या लक्षण होते हैं, सिजोफ्रेनिया के क्या कारण होते हैं बता चुके हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन लॉन्ग वाला बता चुके हैं। अब हम आज देखेंगे सिजोफ्रेनिया के प्रकार और सिजोफ्रेनिया के नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे उसका नर्सिंग प्रबंध पूछे या प्रकार पूछे, ये दो में से एक आपके आएंगे ही आएंगे सिजोफ्रेनिया के क्वेश्चन में। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी टाइप के, लेकिन एक क्वेश्चन या तो नर्सिंग प्रबंध या तो उसका प्रकार, यहाँ से एक रहेगा ही रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बातें समझ लीजिए। जैसे होता है ना, ए में दे दिया सिजोफ्रेनिया क्या है, बी में दे दिया सिजोफ्रेनिया के प्रकार बताए, सी में दे दिया सिजोफ्रेनिया के जो है नर्सिंग प्रबंध बताए, ऐसे पूछेगा ना। या हो सकता है यहाँ पे लक्षण कारण लक्षण पूछ दे और यहाँ पे प्रकार पूछ दे, तो प्रकार आ गया। अगर प्रकार हटा के कारण लक्षण और नर्सिंग प्रबंध पूछ दे तो आपको नर्सिंग प्रबंध आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एगो आपको रहेगा ही रहेगा लॉन्ग में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सिजोफ्रेनिया के बहुत अलग अलग प्रकार लोग होते हैं। सिजोफ्रेनिया मीन्स इसको स्किजोफ्रेनिया कहते हैं। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, याद रखिएगा, पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया। इस प्रकार के स्किजोफ्रेनिया में मरीज के मन में अर्थहीन व तर्कहीन धारणाएं घर कर जाती हैं, मतलब बैठ जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है देख लीजिए, उसके परिजनों उसके शत्रु बन गए हैं, वह उसे भांति से प्रताड़ित करते हैं। पैरानोइड डेलूजन, मतलब इस प्रकार में जिसको अगर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो जाता है ना, तो चूँकि सिजोफ्रेनिया तो एक बिहेवियर चेंज हो ही जाता है व्यक्ति का। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से स्किजोफ्रेनिया के जो पैरानोइड प्रकार है इसमें व्यक्ति का जो है क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्ति के मन में अर्थहीन व तर्कहीन धारणा जो है बैठ जाती है, घर बना लेती है। ठीक है, जैसे कि जो मरीज रहेगा उसको लगेगा कि उसका परिवार ही, उसका घर ही उसका शत्रु है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है उसे लगेगा क्या चीज़ कि हमें जो है घर वाले हमारा शत्रु है। ठीक है, उसके बाद रोगी को अत्यधिक बेचैनी होती है, जिसको पैरानोइड होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी होता है। ओके, उसके बाद है डेलूजन के कारण, मतलब भ्रम के कारण वह हमेशा व्याकुल व असहज रहता है। अन्य लक्षण में क्रोध हो सकता है, दुश्चिंता और अकेला रहना। तो जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है ना, तो उसके मन में अर्थहीन और तर्कहीन, मतलब ऐसा विचार उत्पन्न होता है या ऐसा कोई चीज़ें उत्पन्न होता है ना जिसका कोई मतलब होता है ना किसी का अर्थ होता है। मतलब उस व्यक्ति में लगेगा कि हमारा परिवार ही जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, हमारे दोस्त ही हमारा शत्रु है, ऐसे उसको मन में बिहेव तर्कहीन और अर्थहीन उठता है। ठीक है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है और उसके में डेलूजन होने के कारण, मतलब भ्रम होने के कारण बहुत ज़्यादा वह व्याकुल और असहज रहता है। जैसे क्रोध, चिंता, अकेला रहना, ये सब जो है पैरानोइड में पाया जाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए दूसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैटाटोनी सिजोफ्रेनिया जो होता है या कैटाटोनिक जो अवस्था होता है, उस अवस्था में व्यक्ति एक ही अवस्था में लंबे समय तक बना रहता है, तो कैटाटोनिक होता है। तो देख लीजिए, यह सिजोफ्रेनिया का एक एक्यूट प्रकार है। एक्यूट मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, जो अचानक प्रकट होता है और यह कम समय तक रहता है। इसमें रोगी जड़ अवस्था व उत्तेजित अवस्था का अनुभव करता है। जड़ अवस्था का मतलब क्या कि शुरुआती अवस्था में जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से जो है जब तक इसके अंदर यह स्किजोफ्रेनिया रहेगा वह उसी अवस्था में हमेशा अपने आप को जो है अनुभव करेगा और एक्साइटेड जो है कंडीशन में भी रहेगा। तो कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया होता है यह अचानक से उत्पन्न होने वाला होता है और व्यक्ति में जो है उसे इमोबिलिटी, मतलब जड़ अवस्था को जो है क्या करता है और उत्तेजित अवस्था को अनुभव करता है इसमें व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब इसके जड़ अवस्था के क्या लक्षण होते हैं माय डियर।
तो जड़ अवस्था में व्यक्ति जब होगा तो पूर्ण उदासीन होगा, गतिहीन होगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसके भाव कुछ नहीं होंगे, इमोशन खत्म हो जाएंगे, हाथ पैरों में सूजन हो सकते हैं, बेड पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण वह बिस्तरी घाव हो सकता है, एक ही पोजीशन में रहना। तो ये सब जड़ अवस्था है। और अपने कष्टों से बेपरवाह, मतलब उसको क्या कष्ट हो रहा है इसके बारे में उसे खुद के बारे में भी पता नहीं रहेगा। तो जड़ अवस्था का मतलब होता है कि सबसे मूल अवस्था, ठीक है। तो उसमें व्यक्ति उदासीन रहता है पूर्णतः, उसके शरीर का भाव खत्म हो जाता है, इमोशन गतिहीन हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट लेस हो जाता है, हाथ पैर में सूजन, और बेड पर वह पड़े पड़े रहेगा एक ही स्थिति में, तो बेड सोर होगा, एक ही पोजीशन में रहता है और अपने कष्टों से बेपरवाह रहता है। तो यह जड़ अवस्था है, क्योंकि हम ऊपर देखे हैं कि कैटाटोनिक में व्यक्ति जो है जड़ अवस्था और उत्तेजित अवस्था को अनुभव करता है, ठीक है। तो ये तो जड़ अवस्था हो गया। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, देखिए उत्तेजित जब कोई व्यक्ति पागल रहता है और वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित अगर हो जाता है तो देखते होइएगा उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा हिंसक होता है, मारपीट, गाली गलौज, हल्ला करने लगता है, उग्र हो जाता है, वह व्यक्ति उग्र संवेग वाला हो जाता है, उसके भावनाओं पर जो है इमोशन पर नियंत्रण खो देता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाएगा या बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है दुख में डाल देगा, तो उसके भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, ठीक है, उग्र हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। और यह जो है उत्तेजित अवस्था के लक्षण होते हैं। तो कैटाटोनी में दो देखे हैं हम लोग, ठीक है, जड़ अवस्था और उत्तेजित अवस्था, दोनों में याद रखिएगा। नाम से ही है उत्तेजित, मतलब व्यक्ति उत्तेजित रहेगा, ठीक है। अब उत्तेजित वह हिंसक करने के लिए, हिंसा करने के लिए, या फिर वह अपने आप को जो है अपने आप को भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, ठीक है, उग्र हो जाएगा। तो यह सब उत्तेजित ही होता है। जबकि जड़ में व्यक्ति शांत होगा, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा उदासी वाला होगा, ठीक है। अन्य लक्षण में क्या होगा, अन्य लक्षण में ये हो सकता है कि व्यक्ति इकोलेलिया हो सकता है, मतलब व्यक्ति दूसरे को बातें को जो है अनुकरण करके दोहराएगा, दूसरे के शब्दों को, ठीक है। और इकोपैरेक्सिया, मतलब दूसरे के कार्यों को देखकर उसी प्रकार से करना, यह भी लक्षण जो है व्यक्ति में कैटाटोनिया में आ जाता है जब कैटाटोनिया प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं। तो ये तो हो गया आपका तीनों जड़ लक्षण, हिंसक लक्षण और अन्य लक्षण, तीनों तरीके से मैं बता दिया। अब माय डियर यहाँ पे तीसरा जो टाइप्स है वह है हेबेफ्रेनिक एस्कीजोफ्रेनिया। नाम देख लीजिएगा, हेबेफ्रेनिक एस्कीजोफ्रेनिया। मैंने पहला क्या पढ़ाया, पहला मैंने आपको पढ़ाया, याद रखिएगा। अगर टाइप्स नहीं याद होगा तो समझिए टाइप्स बहुत बार पूछता है, और नॉर्मली आपको कोई भी पूछ लेगा मेडिकल सेक्टर में भी कि आप मेंटल हेल्थ पढ़े हैं तो बताइए एस्कीजोफ्रेनिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है। तो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज एस्कीजोफ्रेनिया भी कहते हैं। यह एक जटिल व क्रॉनिक प्रकार का सब टाइप्स के लक्षण है। इससे लक्षण निम्न है मेरे डियर। डिसएस्कीजोफ्रेनिया भी इसे कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज। अब डिसऑर्गेनाइज के मतलब होता है कि बेतुका, बेफालतू का, ठीक है ना। अब इस प्रकार के जब किसी को एस्कीजोफ्रेनिया होता है तो उसमें जटिल कॉम्प्लिकेशन होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है, यानी यह क्रोनिक प्रकार का होता है। जबकि कैटाटोनिक एक्यूट प्रकार के था, अचानक अटैक करेगा और कुछ दिनों से कुछ समय तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एस्कीजोफ्रेनिया है हेबेफ्रेनिक, यह क्रॉनिक और जटिल होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। इसे डिसऑर्गेनाइज एस्कीजोफ्रेनिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर किसी को जो है डिसऑर्गेनाइज अगर हेबेफ्रेनिक होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले वो अनर्गल बातें बोलेगा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, मतलब गलत सलत बातें बोलेगा, अनर्गल बातें जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, उसका बच्चों के समान व्यवहार हो जाएगा, ठीक है ना, व्यवहार बहुत ज़्यादा जो है उसका गलत हो जाएगा, ओके। ब्लंट एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशन रिस्पॉन्स, मतलब उसका जो इमोशन होगा वह जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए जो है सुविधाजनक नहीं होगा, उसका इमोशन ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण उसका बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा जो है उत्पात मचाने वाला, ठीक है ना। अपनी देखभाल न करना, अब जिसको हेबेफ्रेनिक होता है वो अपने आप को भी देखभाल नहीं कर पाता है, उसका बच्चे के समान व्यवहार हो जाता है, अनर्गल बातें बोलेगा, ठीक है, और उसका इमोशन भी जो है अपने आप के इमोशनल पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो यह हेबेफ्रेनिक हो गया। हेबेफ्रेनिक को हम लोग डिसऑर्गेनाइज भी कहते हैं, ठीक है, और यह क्रॉनिक और जटिल होता है, ओके, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चौथा है अनडिफिनेट। देखिए अब मैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि
बहुत भारी है। मेरे डियर कोई भारी नहीं है। 5 मैं आपको मेन जो है उसको अच्छे से बता दूंगा। 2-3 ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, सिंपल एस्किज़ोफ्रेनिया, कॉम्प्लेक्स एस्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद चाइल्डहुड एस्किज़ोफ्रेनिया। तो ये सब याद रखिएगा। तो चाइल्डहुड होगा तो उसको बच्चे में अटैक करने वाला एस्किज़ोफ्रेनिया होगा। बातें को समझिए। अगर नहीं याद रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा, मैं सीधा कर रहा हूँ। और जो लोग वीडियो को आते हैं स्किप करके चले जाते हैं तो उनको तो सर के ऊपर से ही बाउंस करके चला जाएगा। हकीकत बात हम देख रहे हैं। इतना हम वीडियो 30 मिनट 20 मिनट के बनाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, एकदम लगे कि हाँ लाइव चल रहा है क्लास। इस तरीक़ा से एक ही चीज़ को 4-4 बार बताते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक बार बताता और ये सोच के बताता कि ये तो वीडियो है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पीछे स्किप करके, पीछे बैक करके फिर से समझेगा, देखेगा। तो अगर इस हिसाब से सोच के समझाते तो वीडियो भी छोटा होता और एक से ज़्यादा बार हम उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते। तो हम इतना रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि आपको लाइव के अनुसार, आपको ऑफलाइन की तरह एकदम क्लास लगे, आप समझ सके, ठीक है। रिटर्न ना जाना पड़े, बैक ना होना पड़े समझने के लिए। इसलिए मैं 2-3 बार बताता हूँ, ठीक है, चीज़ों को। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत कम ही देखते हैं। आप समझिए कि मैं ये अगर 30 मिनट का वीडियो 25 मिनट का बनाता हूँ, ठीक है, तो समझिए कि लोग 3 से लेकर 4 मिनट के बीच ही जो है देखते हैं। अब बताइए कहाँ 25 से 30 मिनट और कहाँ 3 से 4 मिनट, समझ रहे हैं ना। यानी मानिए 5% जो स्टूडेंट होंगे वही वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देख रहे होंगे, उन्हीं के कारण 3 से 4 मिनट एवरेज व्यूज का ड्यूरेशन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यू भर भर के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा देख रहे हैं। और जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो कहेंगे कि सर मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है, सर मेरा हम क्या करें, बहुत दिक्कत है, हमको कराइए नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो माय डियर ऐसे कुछ नहीं होता है। आप जो साल भर पढ़ने वाला चीज़ है उसको आप 1 महीना में तो पढ़ नहीं सकते हैं। 10th-12th तो है नहीं कि हाँ आप रगड़ दीजिएगा, किसी से चोरी मार के लिख दीजिएगा। बहुत दिक्कत होने वाला है, भविष्य में भी दिक्कत होगा। नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में एक लक्षण बताइए, इनमें से कौन एक लक्षण है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का, कंपटीशन में मुँह बा दीजिएगा। तो वो सारे चीज़ हैं। बाकी समझाने से कुछ नहीं होता है, मैं बहुत समझा चुका हूँ। देखने वाला वही है, जो देखते हैं 5% ही, बाकी के आते हैं जाते हैं, ठीक है। चलिए, जो पढ़ने वाले हैं पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। चौथा नंबर का है अनडिफरेंटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एस्किज़ोफ्रेनिया। अब इसमें होता यह है कि यदि व्यक्ति उपरोक्त में किन्हीं 2 या अधिक प्रकार के एस्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे अब होता यह है, मैं बता देता हूँ। अनडिफरेंशिएटेड एस्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है कि ऊपर जो हम लोग 3 देखे हैं ना, कैटाटोनिक हो, हेबेफ्रेनिक हो, ठीक है, तो ये जो हम लोग ऊपर में 3 देखे हैं, इस तीनों में से अगर कोई 2 का भी या इससे अधिक भी जो है एस्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण एक साथ दिखाई देता है तो वह अनडिफरेंशिएटेड एस्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है। मानिए हम अभी क्या पढ़े हैं, हम अभी पढ़े हैं आपके, देख लीजिए यहाँ पे कैटाटोनिक, और कैटाटोनिक से पहले पैरानोइड, कैटाटोनिक और उसके बाद हेबेफ्रेनिक, 3 पढ़े हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड जो एस्किज़ोफ्रेनिया होता है, ऊपर के जो 3 देखे हैं, अगर उसमें से 2 भी या 2 से अधिक भी लक्षण अगर दिख जाएगा, चूँकि सब में लक्षण बताए हैं, तो अगर 2 या 2 से अधिक लक्षण अगर दिख रहा है, कोई 2 एस्किज़ोफ्रेनिया का या 2 से अधिक एस्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण एक साथ दिख रहे हैं, तो वह हो जाता है अनडिफरेंशिएटेड एस्किज़ोफ्रेनिया। ओके, यही कहता है यदि व्यक्ति उपरोक्त में से, मतलब ऊपर में से किन्हीं 2 या अधिक प्रकार के एस्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो उनको जो है ये होते हैं। जैसे डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, मतलब अभी देखें हेबेफ्रेनिक को डिसऑर्गेनाइज कहते हैं ना। हैलुसिनेशन मतलब विभ्रम होना, पैरानोइड में विभ्रम होता है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच मतलब व्यक्ति का बेतुका अनर्गल बातें। कैटाटोनिक कैटाटोनिक वाला है। डेलूजन एंड हैलुसिनेशन यह पैरानोइड वाला है। तो देख सकते हैं ना कि इसमें तीनों तरीका के लक्षण हो गए। तो यह जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के एस्किज़ोफ्रेनिया के अगर लक्षण एक साथ हो तो उसे अनडिफरेंशिएटेड एस्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंड 5वां है माय डियर रेसिड्यूअल एस्किज़ोफ्रेनिया। रेसिड्यूअल एस्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है यदि मरीज में वर्तमान में एस्किज़ोफ्रेनिया के कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, जैसे डेलूजन, हैलुसिनेशन इत्यादि, लेकिन पहले वह इन लक्षणों का अनुभव कर चुका है, प्रीवियस एपिसोड के कारण इन लक्षणों के रेसिड्यूअल सिम्टम्स बने रहते हैं, साथ ही मरीज में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रेसिड्यूअल एस्किज़ोफ्रेनिया। अब होता है कि जैसे मान गए
कि वर्तमान में किसी व्यक्ति में कोई स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण नहीं है, पॉजिटिव लक्षण नहीं है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? मौजूद होना। निगेटिव मतलब मौजूद नहीं होना। तो मतलब अगर वर्तमान में किसी व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया के कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, जैसे क्या होता है? डेलूजन होना, हेलुसिनेशन होना, ठीक है, इकोलेलिया, पैरेक्सिया, ये सब जो है इसके लक्षण हो सकते हैं, इसके अंदर पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति में। अगर मान गए इनमें से कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है वर्तमान में, लेकिन पहले वह इन लक्षणों का अनुभव कर चुका है, अभी नहीं है ये लक्षण, लेकिन पहले वो कभी जो है इन लक्षणों का अनुभव कर चुके हैं, तो इससे होता यह है कि जो पहले एपिसोड के कारण इन लक्षणों के रेसिड्यूअल सिम्टम्स बने रहते हैं, लेकिन जो पहले सिम्टम्स हुआ है वह जो है पहले के कारण इनमें व्यक्ति में जब रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो उसमें रेसिड्यूअल सिम्टम्स बना रहता है, साथ ही मरीज में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो है रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया होता है। इसका मतलब हुआ कि मान के कोई व्यक्ति में पहले कुछ समय पहले जो है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जैसे डेलूजन, हेलुसिनेशन, ये सब मौजूद रहा, लेकिन वर्तमान में अभी व्यक्ति में ये सब जो है पॉजिटिव लक्षण नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके लक्षणों का अनुभव पहले वो कर चुका है, अभी नहीं है। तो पहले जो कर चुका है उस कारण से व्यक्ति के अंदर रेसिड्यूअल सिम्टम्स अभी भी बने रहता है, भले उनके अंदर पॉजिटिव लक्षण नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण दिखे व्यक्ति में, तो मान गए अभी पॉजिटिव लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति के अंदर जो है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पहले था, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, लेकिन इन लक्षणों को पहले वह अनुभव कर चुका है। तो पहले यानी पहले प्रीवियस एपिसोड के कारण अभी भी उसमें रेसिड्यूअल सिम्टम्स होगा ही होगा, और इसीलिए जो है व्यक्ति में निगेटिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, और यही कारण है कि रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मतलब ये तो होता है कि अभी कोई पॉजिटिव लक्षण नहीं है, लेकिन पहले कभी भी लक्षण पाया गया था, जैसे डेलूजन और हेलुसिनेशन। अब पहले जो पाया गया था तो ऐसा नहीं है कि अब जो है पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन निगेटिव लक्षण तो जो है होगा ही होगा। तो यही कहता है कि पहले जो पाया गया था वह पहले के कारण ही जो है अभी भी व्यक्ति में रेसिड्यूअल सिम्टम्स होंगे ही, और यही सिम्टम्स जो है व्यक्ति में जो है निगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन व्यक्ति के अंदर वैसा रहता है। समझ गए? तो यही जो है हमारा रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। चीज़ों को समझ रहे हैं बातें को? चलिए, अब माय डियर अन्य प्रकार स्किज़ोफ्रेनिया का और है, जैसे सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया या साधारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है जो जटिल प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। और एक है चिल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया जो व्यक्ति को बच्चे में ज़्यादा प्रभावित करता है किशोरावस्था में, ठीक है। तो यह 3 अन्य प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं ऊपर में आप लोग को क्या क्या पढ़ाया, पैरानोइड, कैटाटोनिक, हेबेफ्रेनिक, ठीक है, रेसिड्यूअल और अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। और अन्य प्रकार में सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, कॉम्प्लेक्स स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया। जिसको सिंपल होगा उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के साधारण सिंपल लक्षण पाए जाएंगे, जो नॉर्मली डेलूजन, हेलुसिनेशन, चेंज, बिहेवियर चेंजेज, ये सब होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जिसको होगा उसको में जो है कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अवस्था वाला जो है उसमें सिम्टम्स पाया जाएगा, और यह जो है घातक प्रकार का होता है, ठीक है। चाइल्डहुड जो होगा वह बच्चे में जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे बच्चे में जो है व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। बात बात पर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है बच्चे के अंदर। तो किशोरावस्था या चाइल्डहुड में होने वाले स्किज़ोफ्रेनिया को चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तीनों याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसके इंग्लिश को पीडीएफ से, जो इंग्लिश वाले हैं मेहनत कीजिए। देखिए मैं दे रहा हूँ इतना आसान से पीडीएफ, समझिए यही बहुत है। अगर आप हिंदी नहीं देख रहे हैं, उम्मीद करता है कि आप नहीं ही देख रहे होंगे, चूँकि आपको तो देखने का बात ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि हम चीज़ों को समझें, आप चाहते हैं कि हम रटें। तो रटने के लिए पीडीएफ देते हैं, रटते रहिए। अगर समझना चाहते हैं तो किसी भी बात को इंग्लिश में लिखिए, लेकिन उससे पहले समझिए हिंदी में ही। जब हिंदी में समझेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इंग्लिश में तो आप रटते हैं, ये चीज़ को हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, अगर जो चीज़ समझ आते हैं उसको इंग्लिश में लिखना आसान होता है। बाकी पीडीएफ में हम देते ही हैं, जहाँ पर आप जाके अगर कोई वर्ड मीनिंग वगैरह अगर नहीं आए तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग को आज क्या दूसरा प्रश्न देखना है, यहाँ पे ये सब हो गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ देगा कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीजों का नर्सिंग प्रबंध बताएं, या इसी को हम लोग नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध में आपको 2 चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। एक साइड लिखना पड़ेगा नर्सिंग रोग का निदान, मतलब यहाँ पे रोग लिखेंगे कि इसमें व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होंगे, इस साइड ये लिखेंगे। और नर्सिंग हस्तक्षेप में नर्स द्वारा किए गए इस लक्षण में नर्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें सहायता किया जाएगा मरीज को, तो इस नर्सिंग हस्तक्षेप में इधर लिखेंगे। तो हमारे इधर तो उतना लाइनिंग नहीं है, इसलिए मैं नीचे ऊपर लिख दिया हूँ। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर यह पहला पॉइंट बदले हुए विचार हुआ। तो बदले हुए विचार का मतलब क्या होता है कि भ्रांतियाँ, हेलुसिनेशन। ठीक है, अब बदले हुए विचार होगा तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार के लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो यह जो है रोग हो गया, लक्षण हो गया इस स्किज़ोफ्रेनिया का, तो यह लक्षण हो गया। अब इसके लिए नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या होगा इसके नीचे हम लिखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे देना है, उसके बाद आपको 1 में इसे, 2 में ऐसे, 3 में ऐसे करके लिखते जाना है इसके अंदर। समझ गए चीज़ों को, यानी बी सी डी ऐसे करके इधर लिखते जाना है। फिर एक इसमें लिख लेंगे तो फिर 2 देंगे, फिर 2 में इसी प्रकार से ए बी सी करके लिखते जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा नर्सिंग रोग का निदान, मतलब नर्स रोग का निदान क्या होगा। पहला है बदले हुए विचार, यानी इसी को हेलुसिनेशन, भ्रांतियाँ कहते हैं। अब इसमें हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या होगा देख लीजिए। रोगी के साथ जब भी रोगी के अंदर बदले हुए विचार आए यानी भ्रांतियाँ आए, तो रोगी के साथ आपको सकारात्मक संबंध बनाने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव। एकाग्रता सुरक्षित होने तक रोगी के साथ रहे। जब तक रोगी का कंसंट्रेशन जो है नहीं सुरक्षित होता है तब तक व्यक्ति के साथ रहे। रोगी को भ्रांतियों को सुनकर उसके व्यवहारों के साथ इसका संबंध स्थापित करें। अब चूंकि यहाँ पे बदले हुए विचार हैं, भ्रांतियाँ हैं, तो व्यक्ति में भ्रांतियाँ किस प्रकार का है और उसका व्यवहार किस प्रकार के है, इन दोनों को संबंधों का पता करना चाहिए एज ए नर्स। ठीक है, रोगी द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों का उपेक्षा करें। उपेक्षा और अपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है कि उसे निगलेक्ट करें। ठीक है, नज़रअंदाज करें। तो रोगी हो सकता है भ्रांतियाँ में अपना जो भ्रामक विचार है उसको वह क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है, तो आपको उसको उपेक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जाँच पड़ताल न करें। अब जो भ्रांति होता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम से, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा सोच लेने से भी मन में नॉर्मल व्यक्ति को भी भ्रम आ जाता है, भ्रांतियाँ आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके भ्रांतियों के शुरुआती अवस्था में जांच पड़ताल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रोगी को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें। ऐसा पर्यावरण इन्वायरमेंट दे जहां से पेशेंट जो है ज़्यादा भ्रम में ना जाए। तो बदले हुए विचार यानी भ्रांतियां के लिए आप क्या क्या करेंगे, रोगी के साथ पॉजिटिव संबंध बनाएं, एकाग्रता सुरक्षित होने तक साथ रहे, भ्रांतियों को सुनकर उसके व्यवहारों के संबंध के पता करें, रोगी द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों को उपेक्षा करें, प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जाँच पड़ताल न करें और रोगी को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करें। मतलब यहाँ पे भ्रांतियाँ से संबंधित चीज़ों को हम प्रबंध करेंगे। तो यही हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, तो नर्स का काम ही होता है कि किसी भी चीज़ में प्रबंध करना, मरीजों को सहायता करना। अब दूसरा हमारा निदान लक्षण है वो है परिवर्तित अवबोधन, मतलब भ्रम। भ्रांतियाँ हेलुसिनेशन होता है और ये जो भ्रम है यह होता है एलूजन। माय डियर, एलूजन भ्रम होता है। भ्रम में व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को गलत बोध करता है। ठीक है, तो यही है परिवर्तित अवबोधन। अवबोधन का मतलब होता है कि व्यक्ति का बोध करने का क्षमता परिवर्तित हो जाता है। वह किसी भी चीज़ को जो है काल्पनिक रूप से बोध कर पाएगा, गलत चीज़ों को भी सही मानेगा। ठीक है ना, किसी विषय वस्तु को गलत पहचान करेगा, उसके अंदर भ्रम सा आ जाएगा। भ्रम में होता ही है कि गलत चीज़ों को बोध करना, गलत पहचान करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रबंध करेंगे, रोगी के साथ ये सब लक्षण पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, इसीलिए सबका प्रबंध जरूरी है। ठीक है ना, रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखें। जैसे आप दूसरे प्रॉब्लम में देखते हैं मेडिकल सर्जिकल में कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके जितने भी लक्षण हैं सब लक्षण को प्रबंध करते हैं ना, तो उसी प्रकार से एज ए नर्स हम इन सभी चीज़ों का भी जो स्किज़ोफ्रेनिया में जो जो लक्षण हो सकते हैं वो सब का जो है हमें नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरा है परिवर्तित अवबोधन, भ्रम। भ्रम में रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखें। रोगी के साथ हमेशा आपको संबंध बनाना ही पड़ेगा, सब में ये लिखना है। ठीक है, रोगी द्वारा भ्रमों के अनुभव को ध्यानपूर्वक नोट करें। अब रोगी किस चीज़ के प्रति भ्रम जो है ज़्यादा है उसका जो है ध्यानपूर्वक जो है नोट करेंगे। ओके, रोगी को उपेक्षा ना करें, कभी भी रोगी को उपेक्षा ना करें, मतलब उसे दरकिनार ना करें। आवाज़ों के बारे में छानबीन करें। अगर व्यक्ति को कोई आवाज़ या कुछ ऐसे सुनाई दे रहा हो
जो रियलिटी नहीं है लेकिन व्यक्ति को रियलिटी लग रहा है तो उससे छानबीन करना चाहिए कि क्या ये आवाज़ उसी चीज़ का है जो व्यक्ति अपने अंदर महसूस कर रहा है, तो इसको छानबीन करेंगे। रोगी को बात करने और सक्रिय श्रोता बनने का जो है प्रयत्न करवाएंगे। अब रोगी को क्या करेंगे, बात ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, बातें को पहचानवाएंगे और सक्रिय श्रोता बनने का जो है भी मदद करेंगे। तो एज ए भरम को दूर करने के लिए एज ए नर्स आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लिखे गए हैं, आपको इसको देखना है। ओके, तीसरा है अंतः प्रेरक व्यवहार। अब व्यक्ति के अंदर का जो व्यवहार है जो प्रेरित करने वाला हो, वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख मायूसी हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में। उसके अंदर का जो प्रेरक है वह क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। तो किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए तैयार रहें। व्यक्ति के अंदर का जो व्यवहार है वह व्यवहार चेंज हो जाता है, चूँकि हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो ये सब लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो लक्षण के आधार पर ही हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो अंतः प्रेरक व्यवहार, अब व्यक्ति का व्यवहार उसके अंदर का कैसा है, इस आधार पर हम प्रबंध करेंगे। तो किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप एज ए नर्स अगर पेशेंट के पास हैं तो अगर व्यक्ति का व्यवहार हिंसक होता है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। रोगी को अधिक निकट ना जाए। अब जिसका अगर व्यवहार परिवर्तन वाला हो, जिसमें व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो, तो रोगी के अधिक निकट नज़दीक आप नहीं जाइए, ठीक है, चूँकि आप पर भी हमला कर सकता है। रोगी के तनाव को घटाने के लिए उसका ध्यान किसी दूसरी ओर ले जाए। अब जब व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन आ जाता है, नॉर्मल से अलग हो जाता है, तो देखते होइएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव आ जाता है और उसी तनाव के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है चिंता में आ जाता है, उग्र हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और इसीलिए हम उसका ध्यान को कहीं दूसरे ओर ले जाएंगे ताकि उसका ध्यान जो है भटके। रोगी के व्यवहार की सीमाएं निश्चित करें। अब रोगी अपना व्यवहार जो है कितना सीमा तक सही रख सकता है उसको निश्चित कर दे। अगर उस सीमा के बाद व्यक्ति अगर व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र कर रहा है तो समझेंगे कि इसका व्यवहार जो है गड़बड़ा चुका है, ठीक है। रोगी को सुरक्षित पर्यावरण दे। रोगी को एक ऐसा पर्यावरण दे जहाँ पे रोगी जो है अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपने आप को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करे जब उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। तो चूँकि एक व्यक्ति जो पागलपन व्यक्ति है उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण होगा तो वह व्यक्ति दूसरे को या खुद को भी नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है। तो जैसा देखें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल से बदल चुका है, उसका व्यवहार चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा बात बात पर उग्र हो जाता हो, क्रोधित हो जाता हो, खतरनाक हो जाता हो, तो उस वैसे व्यक्ति के सामने आप ऐसे बात करेंगे, एकदम सकारात्मक पॉजिटिव बातें करेंगे, ज़्यादा उसके साथ उग्र बातें नहीं करेंगे। व्यक्ति के जो है वैसे व्यक्ति को निकट में भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके व्यवहार को निश्चित कर देना चाहिए, उसके लिए सुरक्षित वातावरण देंगे। उसके सामने से जो भी अगर हथियार वगैरह या कुछ ऐसे सामान रखा हो जो खुद को या किसी को उससे वो जो है चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसे सामानों को दूर कर दे उससे। तो ये सब जो है व्यक्ति को, और हमेशा वैसे व्यक्तियों के लिए हिंसक व्यवहार के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कब व्यक्ति जो है हिंसक हो जाए, ठीक है ना। चौथा है उपचारात्मक आदेशों को न मानना। अब जो पेशेंट होता है माय डियर, वह जो उपचारात्मक जो थेरेपेटिक आदेश होता है उसको भी मानने से इनकार कर देता है। देखते होइएगा कि जब किसी का माइंड चेंज हो जाता है, जब व्यक्ति का प्रॉब्लम आ जाता है बिहेवियर, तो व्यक्ति जो है अपना इलाज करवाने से भी जो है कतराता है, डरता है, हॉस्पिटल जाने से भी डरता है, ठीक है ना। इस तरीका के उसके अंदर भावना आने लगता है। वह जो हॉस्पिटल में जाएगा तो भागेगा, हॉस्पिटल से दौड़ेगा या बहुत ज़्यादा उग्र करने लगेगा ताकि लोग हमें छोड़कर चला जाए, इस टाइप से। तो उपचारात्मक आदेश का वह नहीं मानता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोगी को निर्देशों के अनुसार दवाएं दें। अब वह हो सकता है व्यक्ति अगर उपचारात्मक आदेश को नहीं मानता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रोगी को सही समय पर दवाइयां देंगे, ठीक है। 5 अधिकारों का ध्यान रखें, मतलब जो 5 सही नियम है, रूल से दवाई देने का, उसका ध्यान रखेंगे। दवाइयों के प्रभाव और दुष्प्रभावों का आपको देखना पड़ेगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका। दवाई के बाद आए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें कि दवाई देने के बाद व्यक्ति में क्या परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, समूह थेरेपी, सामाजिक थेरेपी, बिहेवियर मेडिफिकेशन थेरेपी का नियोजन करके इन्हें लागू करना चाहिए। अब पेशेंट के अंदर जो है आप उसके देख लीजिए, यहाँ पे आप चाहें तो उसके उपचार का जो है, उपचार में क्या क्या जो है मदद आप कर सकते हैं। तो व्यक्ति को साइकोथेरेपी मिलेगा, ठीक है, समूह थेरेपी मिलेगा, व्यक्तिगत थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी मिलेगा, ठीक है,
और उसके बाद जो है इस सभी थेरेपी को उस पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, वह उपचार का नहीं मानेगा तब आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 5वां पॉइंट है भोजन करने से इनकार करना। अब पेशेंट हो सकता है, ऐसे पेशेंट जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया वाला, वह भोजन करने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं हम भोजन वोजन नहीं करेंगे। ठीक है, भोजन भी छोड़ देता है। ठीक है, तो देख लीजिए, रोगी को भोजन ट्रॉली के पास ला कर दें। अब वह भोजन से इनकार कर रहा है, फिर भी आपको जो है उसको भोजन देना है, भोजन के लिए प्रेरित करना है, ट्रॉली के पास जो है ला कर देना चाहिए। रोगी की पसंद के अनुसार भोजन दें, समय पौष्टिक का ध्यान रखें। अब हो सकता है मान गए पेशेंट जो है नॉर्मल भोजन लेने से जो है मना करे, तो उसके अनुसार और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि यदि भोजन रोगी के घर से आया हो तो पहले उसके परिजनों को चखने के लिए कहे, निश्चित करें कि रोगी ने पर्याप्त भोजन कर लिया हो। मेरे डियर, अगर रोगी के लिए अस्पताल में उसके घर से खाना लाया है तो हो सकता है अगर मान गए वह अपने उस मरीज से बहुत ज़्यादा जो है अगर विचलित हो गया हो, परेशान हो गया हो, तो हो सकता है मान गए घर से खाना लाएगा, गड़बड़ बना के लाएगा, उसमें कुछ मिलाकर और दे देगा ताकि उसका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल में ही उसका जो है काम तमाम हो जाए। ऐसे सोच के भोजन वो बना के ला सकता है। तो सबसे पहले भोजन जो है उसके मरीज के परिजनों को चखने के लिए कहे, अगर वह घर से ला रहा है तो। ठीक है, उसके बाद आपको यह निश्चित करना चाहिए कि मरीज़ जो है पर्याप्त भोजन कर लिया हो। ठीक है, और रोगी के समय समय पर भार का रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वह भोजन से आपको इनकार करने लगता है, खुद से वह भोजन जो है लेने नहीं लेगा, तो आपको उसको भोजन के लिए जो है सारा चीज़ें करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप देखते होइएगा पागल व्यक्ति 4-4 दिन तक नहीं खाता है और एक ही दिन खाएगा तो पूरा कस के खाएगा। तो ऐसे होता है ना, उसको कोई अपने आप को ठीक नहीं रहता है कि क्या खाता है, क्या पहनता है। फटा चीता देखते होइएगा, फटा चीता कहीं से कोई दे दिया कुछ तो उसका यूज करने लगता है। ठीक है, कभी कभी जो है कोई देखते होइएगा कि देखिए ये जो पागल जो माइंड सेट होता है ना, अलग अलग होता है। देखते होइएगा कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो काफ़ी मेंटेन रखता है, लेकिन उसका विचार जो है परिवर्तन हो गया रहेगा, उसका बात बोलेगा एकदम इंग्लिश में ही कड़क कर बात करेगा। तो सब एक अलग अलग कैटेगरी का है। स्किज़ोफ्रेनिया में नॉर्मल व्यक्ति को भ्रम होता है, भ्रांति होता है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगता है। ठीक है, दूसरे पर शक करता है, अपने आप को जो है कोई देखभाल करने से मतलब नहीं रखता है। ठीक है ना, तो ऐसे तमाम चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया मानसिक रोग के सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके भोजन करने से इनकार करने का नर्सिंग हस्तक्षेप। तो इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पे हिंदी है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको नर्सिंग हस्तक्षेप पूछेगा ही पूछेगा या प्रकार पूछेगा ही पूछेगा, दोनों में से कोई। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे भोजन से इनकार करेगा तो आपको हस्तक्षेप करना है, उपचारात्मक आदेशों को न मानेगा तो आपको हस्तक्षेप करना है, अंतः प्रेरक व्यवहार कैसा है उसमें आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, रोगी के अंदर भ्रम यानी उसके परिवर्तित अवबोधन का हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ओके, और उसके बदले हुए विचार यानी भ्रांतियाँ में आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया इसे नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, जो सीरियल में 1, 2 से 5 तक लिखा था ना सीरियल वाला, वह सब के सब नर्सिंग रोग में निदान था, नर्सिंग डायग्नोसिस था। और इधर जो है मतलब लक्षण में जो है लक्षण था एक प्रकार से कहिए तो, और इधर नर्स के द्वारा किए गए काम यानी हस्तक्षेप था, जो सभी में 2, 4, 5 पॉइंटें देख सकते हैं यहाँ पे, यह नर्सिंग हस्तक्षेप। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से किसी भी मानसिक रोग का हस्तक्षेप पूछेगा तो अगर आप उसके लक्षण को जानते हैं, उस मानसिक रोग के लक्षण को जानते हैं, तो आराम से जो है आप नर्सिंग हस्तक्षेप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये पॉइंट बता दिया तो आप इस पॉइंट को ही हस्तक्षेप कीजिएगा। ये 5 पॉइंट के अलावा भी जो लक्षण इसमें और सारे आप जो पढ़े हैं थ्योरी बेस पर, उस थ्योरी बेस पर आपको लगता है कि न इसमें और ये सब लक्षण होंगे, तो उस लक्षण का भी आप नर्सिंग हस्तक्षेप इसमें लिखिएगा तो सही रहेगा। बाकी 5 पॉइंट यह काफ़ी है नर्सिंग हस्तक्षेप के लिए। जो मेन था वो दे दिया गया है, जैसे भ्रांतियाँ होना, भ्रम होना, अंतः प्रेरक व्यवहार में परिवर्तन होना, भोजन से इनकार करना, उपचारात्मक आदेशों को न मानना, तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको जो है मन है कि नहीं हम और ज़्यादा लिखे इसमें, तो और ज़्यादा जो लक्षण दूसरा सब होगा उसको लिखिएगा और उसका हस्तक्षेप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।